नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लास्ट क्लास है। आज हम बात करेंगे कैविटीज ऑफ बॉडी, शरीर का गुहा, यानी हमारे शरीर की खाली जगहों के बारे में। सरल भाषा में कहें तो हमारे शरीर के अंदर कुछ खाली जगह होती है जहां हमारे नाजुक अंग सुरक्षित रहते हैं। पहले आती है क्रैनियल कैविटी, कपाल गुहा। इसमें मस्तिष्क स्थित होता है तथा खोपड़ी की 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। यह सिर में स्थित होता है तथा मस्तिष्क के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसको हम इस फिगर में समझ सकते हैं। ये रहा हमारा क्रैनियल कैविटी, मतलब कपाल गुहा। इसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बाइक चलाते टाइम हेलमेट का यूज करते हैं। हेलमेट हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो क्रैनियल कैविटी हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। आगे बात करें तो दूसरी कैविटी आती है थोरैसिक कैविटी, वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा धड़ के ऊपरी भाग में स्थित होती है, जो अस्थियों के ढांचे एवं सहारा देने वाली पेशियों से बनी होती है। इसमें आगे की ओर अस्टर्नम तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाएं पाई जाती हैं तथा कशेरुकाओं के पीछे में अंतरा कशेरुक चक्रिकाएं, इंटरनल वर्टेब्रल डिस्क उपस्थित होता है। नीचे की ओर डायफ्राम स्थित होता है और पीछे में 12 जोड़ी पसलियां एवं इंटरकोस्टल मसल पाई जाती हैं। वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुस मतलब लंग्स और हार्ट स्थित होता है। इसको हम पिक्चर में देखें तो ये रहा हमारा थोरैसिक कैविटी, जिसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। यह हमारी छाती के हिस्से में होती है। इसमें हमारा लंग्स मतलब फेफड़े और हार्ट मतलब हृदय मौजूद होते हैं। थोरैसिक कैविटी की एग्जाम्पल की बात करें तो इसे आप एक पिंजरे की तरह समझ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे फेफड़े और दिल सुरक्षित रहते हैं। आगे बात करें तीसरी कैविटी, यह शरीर की सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है। यह श्रोणि मतलब पेल्विस के ऊपरी किनारों पर एक उदरीय गुहा तथा नीचे की ओर श्रोणि गुहा में विभाजित होती है। इसके ऊपर डायफ्राम उपस्थित होता है, जो कि इस गुहा को वक्ष गुहा से पृथक करता है मतलब अलग करता है। इसके आगे बात करें तो इसके आगे अग्र उदरीय भित्ति की पेशियां स्थित होती हैं तथा पीछे कटी कशेरुकाएं और उदरीय भित्ति की पेशियां होती हैं। उदरीय गुहा में पाचन तंत्र के अंग स्थित होते हैं, जैसे आमाशय, स्टोमच, छोटी एवं बड़ी आंत, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यकृत मतलब लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, प्लीहा, स्प्लीन इत्यादि एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। इसमें मूत्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग, गुर्दे मतलब किडनी, मूत्र नलिका भी शामिल होती है। तो ये रही हमारी एब्डोमिनल कैविटी। यह डायफ्राम के नीचे और पेट के हिस्से में होती है। यह सबसे बड़ी कैविटी है। ये रहा हमारा डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे हमारा एब्डोमिनल कैविटी स्थित होती है, जो कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पाचन तंत्र के अंग जैसे स्टोमक, लीवर, लार्ज एवं स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी होते हैं। आगे बात करें चौथी कैविटी, ये हमारी आखिरी कैविटी है, पेल्विक कैविटी मतलब श्रोणि गुहा। श्रोणि गुहा उदरीय गुहा मतलब डायल कैविटी के निचले सिरे से शुरू होती है, जिसके आगे जघनास्थियाँ, प्यूबिक बोन्स तथा पीछे इनोमिनेट बोन होती हैं। श्रोणि गुहा में पाचन संस्थान के निचले भाग
जैसे मलाशय मतलब रेक्टम, सिग्मोइड बोन स्थित होती है तथा मूत्रीय तंत्र के अंग जैसे मूत्राशय, यहाँ मूत्राशय होगा, मूत्राशय का निचला भाग मूत्राशय आदि स्थित होते हैं। इसी तरह श्रोणि गुहा में नर जननांग की बात करें तो इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि, दो शुक्राशय, सेमिनल वेसल, दो शुक्र वाहिनियाँ, दो वृषक रज्जु तथा दो अस्खलनीय वाहिनियाँ स्थित होती हैं। और मादा जननांग में बात करें तो गर्भाशय, डिंब वाहिनियाँ, डिंब ग्रंथियाँ तथा योनि स्थित होते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये रहा हमारा पेल्विक कैविटी, जिसको हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये रहा लेटरल व्यू और ये एंटीरियर व्यू, मतलब सामने से और ये साइड से। पेल्विक कैविटी हमारी आखिरी कैविटी है। यह पेट के सबसे निचले हिस्से में कूल्हे की हड्डियों के बीच होती है, जो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, यह एक बेसिन की तरह है जो शरीर के सबसे निचले अंगों को सहारा और सुरक्षा देती है। इसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब प्रजनन अंग होते हैं। तो ये रहे हमारे 4 कैविटीज़। आगे हम बात करें तो शरीर के तल मतलब हमारे कुछ बॉडी प्लेन्स हैं जिनके द्वारा हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बॉडी को समझने में आसानी होती है। शरीर को समझने के लिए निम्न काल्पनिक समतल तलों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट की बात करें तो मध्यवर्ती तल, मिड सैगिटल प्लेन। इसमें शरीर को दाएं से बाएं तथा ऊपर से नीचे 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। आगे बात करें नंबर 2 की, समानांतर तल, सैगिटल प्लेन। यह लंबवत तल मध्य रेखा को छोड़कर समानांतर हो जाता है तथा शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटने वाला तल समानांतर तल कहलाता है। नंबर 3 की बात करें तो अग्रतल, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। मध्यवर्ती तल 90 डिग्री के कोण पर सभी लंबवत तल फ्रंटल प्लेन कहलाते हैं। इस तल के द्वारा शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अग्र एवं पश्च, एंटीरियर एवं पोस्टीरियर। आगे बात करें क्षैतिज तल, ट्रांसवर्स प्लेन। शरीर को 90 डिग्री कोण पर क्षैतिज करने वाला तल क्षैतिज तल कहलाता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। आगे बात करें तो एनाटॉमी के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जिसे हम 1 बाय 1 कर समझ लेते हैं। सबसे पहला कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी। इसमें कोशिका की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी की बात करें तो इसमें हम सेल की उत्पत्ति, संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 की बात करें उज्ञातक विज्ञान, हिस्टोलॉजी। इसमें ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 की बात करें तो भ्रूण विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। इसमें निषेचन से भ्रूणीय अवस्था के 8 सप्ताह के मध्य होने वाले भ्रूणीय विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी प्रेग्नेंट वोमेन की 8 सप्ताह के मध्य में होने वाले विकास को अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 की बात करें तो आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। इसमें शरीर के रूप एवं रचना के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें नंबर 5 भ्रूण रचना विज्ञान, फोएटल एनाटॉमी। इसमें भ्रूण के 8 सप्ताह के बाद से बच्चे के जन्म तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। नंबर 6 अंग विज्ञान, ऑर्गेनोलॉजी। इसमें मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 की बात करें तो मांसपेशी विज्ञान, मायोलॉजी। इसमें मानव शरीर की मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 8 की बात करें तो अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी। इसमें शरीर की अस्थियों का अध्ययन किया जाता है।
नंबर 9 की बात करें तो जन्मजात विकृति विज्ञान, टेटोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्मजात विकृति भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है उसे टेटोलॉजी कहते हैं। आगे बात करें अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जिसमें जीन्स, गुणसूत्र एवं इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। नंबर 11 की बात करें तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 12 की बात करें तो सूक्ष्म शरीर विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाए जाने वाले अति सूक्ष्म अवयवों कंपोनेंट्स का अध्ययन किया जाता है। नंबर 13 की बात करें तो स्थूल शरीर रचना विज्ञान, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसमें नग्न आँखों द्वारा दिखाई देने वाली शरीर की स्थूल रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 14 क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान, रीजनल एनाटॉमी, इसमें शरीर के विभिन्न भागों जैसे वक्ष, सिर, पैर आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 15 की बात करें सतही शरीर रचना विज्ञान, सरफेस एनाटॉमी, इसके अंदर हम शरीर की सतह पर स्थित किसी आकृति या चिन्हों का अध्ययन करते हैं। नंबर 16 की बात करें रोग हेतु विज्ञान, एक्टियोलॉजी, इसमें बीमारी का कारण ढूंढने का काम किया जाता है। नंबर 17 की बात करें रक्त संचार विज्ञान, एंजियोलॉजी, इसमें रक्त संचार का अध्ययन किया जाता है कि हमारा रक्त बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है। आर्थोलॉजी, इसमें मानव शरीर के संधि मतलब जॉइंट का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, इसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी, शरीर में स्थित विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर किया जाता है। हीमेटोलॉजी, रक्त एवं संबंधित विकारों मतलब रक्त से संबंधित डिसऑर्डर का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेफ्रोलॉजी, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी के अंदर हम उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करते हैं। आगे बात करें ओडेंटोलॉजी, इसमें दांत संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें आँख संबंधी अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें ऑटोलॉजी, इसमें कान संबंधी अध्ययन किया जाता है। लास्ट बात करें सीरोलॉजी, सीरम का अध्ययन, इसके अंदर हम सीरम का अध्ययन करते हैं। तो ये हमने एनाटॉमी की प्रमुख शाखाएं को देखे। इसके आगे बात करें तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के प्रमुख शाखाएं की बात हमने की है। उसके बाद फिजियोलॉजी के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है श्वसनीय क्रिया विज्ञान, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, श्वसन क्रियाओं में फेफड़ों के कार्यों का अध्ययन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रक्त एवं रक्त वाहिनियों के कार्यों का अध्ययन हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, इसके अंदर हम किसी रोग के कारण शरीर के अंगों के कार्यों में परिवर्तन संबंधी अध्ययन करते हैं। रेनल फिजियोलॉजी, शरीर में वृक्क द्वारा किया गया कार्यों का अध्ययन। तंत्रिका कार्य विज्ञान। न्यूरोफिजियोलॉजी, तंत्रिका कोशिका का कार्यात्मक गुणों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी की बात करें तो शरीर की रोग क्षमता के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो हमने एनाटॉमी की प्रमुख शाखाएं देखे, उसके बाद फिजियोलॉजी की प्रमुख शाखाएं। इसके आगे बात करें दिशात्मक शब्दावली, जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आता है सुपेरियर मतलब ऊपरी, ऐसी संरचना जो अंग के आसपास परिस्तर पर हो उसे हम सुपेरियर कहते हैं। इंटीरियर मतलब निचला, संबंधित अंग से नीचे की ओर की संरचना को इंटीरियर कहते हैं। अग्रामी,
इंटीरियर और डोर्सल। शरीर के सामने की ओर की संरचना को हम इंटीरियर या डोर्सल कहते हैं। आगे बात करें पोस्टीरियर, मतलब शरीर के पीछे की ओर की संरचना को हम पोस्टीरियर कहते हैं। समीपस्थ प्रोक्सिमल, शरीर के धड़ से समीप की संरचना प्रोक्सिमल कहलाता है। एक्सटर्नल और सुपरफिशियल, शरीर के सतह की संरचना को एक्सटर्नल या सुपरफिशियल कहते हैं। इसके बाद आंतरिक, मतलब इंटरनल और डीप, पैर के अंदर की संरचना को इंटरनल और डीप कहते हैं। प्लांटर तल, प्लांटर सरफेस, पैर की निचली सतह को प्लांटर सरफेस कहते हैं। पृष्ठीय सतह डोर्सल सरफेस, पैर की ऊपरी तल, हाथ की पछवर्ती तल। केंद्रीय सेंट्रल, शरीर के मध्यवर्ती संरचना को सेंट्रल कहते हैं। परिधीय पेरिफेरल, शरीर के केंद्रीय अक्ष से दूर की संरचना को पेरिफेरल कहते हैं। पार्श्विक पार्टियल, शरीर की गुहा को स्थिरित करने वाली कलाओं का उल्लेख करना पार्शियल कहलाता है। पाल्मर सरफेस, हाथ की हथेलियाँ, जिसे हम प्लेमर सरफेस कहते हैं। अंतराल को आच्छादित करने वाली कलाओं का उल्लेख विसरल कहलाता है। लेटरल, मतलब पार्श्व, शरीर के मध्य रेखा से दूर की संरचना को पार्श्व कहते हैं। कोरोनल अनुभाग, मतलब कोरोनल सेक्शन, शरीर की अग्र एवं पश्च भाग में विभाजित करने वाली काट्य रेखा, मतलब जो रेखा हमारे शरीर के आगे एवं पीछे को विभाजित करती है उसे कोरोनल सेक्शन कहते हैं। मध्य रेखा मीडियम लाइन और वर्टिकल, शरीर को दाएं एवं बाएं भाग में विभाजित करने वाली रेखा को मीडियम लाइन और वर्टिकल लाइन कहते हैं। मध्यमंतर अनुभाग सैगिटल सेक्शन, शरीर को समानांतर दाएं एवं बाएं भागों में विभक्त करती हैं, उसे हम सैगिटल सेक्शन कहते हैं। अनुप्रस्थ, मतलब हॉरिजॉन्टल, यह शरीर और शरीर में स्थित अंगों को ऊपरी तथा निचले भागों में विभक्त करता है, इसे हम अनुप्रस्थ या हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 1, जिसमें हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिक पॉइंट्स को समझा। आगे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के दूसरा चैप्टर सेल एंड टिश्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अपनी बॉडी के उन सीक्रेट ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम सब बने हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल इमारत कैसे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से, राइट? ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी छोटी छोटी जीवित ईंटों से बना है, जिन्हें हम सेल मतलब कोशिका कहते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जीएनएम की संपूर्ण तैयारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में सेल एंड टिश्यू के साथ। जय हिंद।